तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं हम। और ये अध्याय 3 का क्या नाम है? वायु। और ये आज का क्लास तीसरा है। इससे पहले हमने 2 क्लास पढ़ लिया है, तो इससे पहले हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था इसको भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? वायु प्रदूषण के बचाव के बारे में पढ़ा था। और वायु प्रदूषण किससे किससे होता है? तो वाहनों से होता है और उद्योग से होता है, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने उसके पहले और क्या 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 पढ़ा था ये भी देख लेते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर हम नाइट्रोजन के उपयोग और नाइट्रोजन गैस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या क्या होता है। तो चलिए, आज हम इसका क्लास जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानते हैं कि इस पार्ट में और क्या क्या दिया गया है उसको हम जान लेते हैं। तो आज का जो आपका क्लास है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने जो आपका आगे बढ़ेगा वो यहाँ से, ठीक है। 23 नंबर पेज निकाल लीजिएगा। वायु अध्याय 3 का है, विषय विज्ञान और कक्षा 8वीं के बच्चे इस क्लास में अपना क्लास अटेंड करेंगे। 8वीं के बच्चे हैं, है ना, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए, आज हम अपना धूम कोहरा ये जानेंगे। धूम या कोहरा क्या होता है? हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से, यानी कि जब भी कहीं पे ज्वालामुखी फटती है तो उससे बनी गैसें, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे क्या बनती है? गैस बनती है। तो ये गैस क्या करती है? वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। वहीं फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप की तरह उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। तो देखिए, धूम कोहरा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वो किस कारण हो सकता है? तो ये सभी जो अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें, है ना। विद्युत कहा जाए तो वाहनों से निकलता है, कारखानों से निकलता है और मानव के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों से निकलता है। इन सबसे तो जो निकलता है क्या? बहुत सारे जहरीले धुआं। इसके कारण क्या बनता है? आपका धूम या कोहरा बनता है ना। जब ये धूम या कोहरा कब दिखाई देता है? तो देखिए, सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो धुआं में क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, है ना। जब ये ठंड के दिनों में क्या हो जाते हैं? वो मोटी परत बना लेते हैं। किसके साथ? नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं? अन्य प्रदूषक जैसे कि और अनेक प्रदूषक कारक होते हैं जो प्रदूषित करते हैं वातावरण को, उनके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं? मोटी परत बनाते हैं, जिसे धूम या कोहरा कहते हैं। और जैसे ही वे मोटी परत बनाते हैं तो क्या वो हमको धूम या कोहरा के रूप में दिखाई देता है। मतलब कहा जाए तो आपके सामने क्या छा जाता है? कोहरा छा जाता है और आपके जो पास के व्यक्ति वही दिखते हैं। और दूर दूर के वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं या घर होते हैं थोड़े से दूर में, वे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वायु प्रदूषक होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी हानिकारक गैसें हैं, वो क्या करते हैं? ठंड के दिनों में आपस में जुड़ जाते हैं और एक मोटा परत बनाते हैं। तो वो परत मोटा हो जाने के कारण ही हमको वह दिखने नहीं लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे धूप बढ़ता है तो वह जो मोटा परत है वह धूप के कारण क्या होते जाता है? थोड़ा सा पतला होते जाता है। और जैसे ही अच्छे से धूप बढ़ता है तो वह कोहरा भी समाप्त हो जाता है। ये होता है ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर होते रहता है ठंड के मौसम में। जब हम सुबह उठते हैं, है ना, सुबह जब हम नींद से उठते हैं तब हमको दिखता है, कहीं कहीं पे कोहरा दिखता है कभी कभी। इसके कारण अब देखिए, कोहरा से क्या नुकसान है? इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। जो कोहरा होता है उससे क्या होता है? आपका सांस से संबंधित रोग होता है। जैसे कौन कौन सा रोग है? तो देखिए, आपका जो सांस लेने में तकलीफ, तो दमा हो जाता है, खांसी हो जाता है। जो कोहरा बनते हैं उसमें हानिकारक कण होते हैं, ना। तो कण क्या होते हैं? हमारे गले में आ जाते हैं, तो इसलिए हमको खांसी होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ हानिकारक गैस भी जाती है, तो हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये हो गया उसका रोग। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं से धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर कक्षा में साथियों से चर्चा करो, है ना। जब का पत्र पत्रिकाओं, इसमें क्या होता है? उसमें सब दिया रहता है धूम या कोहरे से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, है ना। इसमें सब समाचार इसमें दिया रहता है। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं? एकत्र करके इन सब के बारे में जानकर हम एक बार और कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। और हम आपस में भी चर्चा कर सकते हैं कि धूम या कोहरा होता क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जान गए धूम या कोहरा क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य प्रदूषक से मिलकर मोटा परत बनाते हैं और मोटा परत बनाने के कारण ही क्या हो जाता है? सर्दियों के मौसम में कोहरा छा जाता है। इसे कहते हैं धूम कोहरा।
चलिए आज हम जानने वाले हैं, इसके बाद दिया आपका ग्रीन पौधा घर प्रभाव और कोष्टक में दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। हम आज जानेंगे ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव आपका होता क्या है, इसको अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है ना। क्या करता है हमारे पृथ्वी, जो सूर्य से क्या प्राप्त होता है, विकिरण, है ना। सूर्य से अपने ऊपर पड़ने वाली, मतलब सूर्य के जो विकिरण किस पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है। तो अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर क्या प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा पृथ्वी को प्रवर्तित कर देती है, और इसमें से क्या होता है, अधिकांश प्रकाश जो सूर्य से अधिकांश प्रकाश आता है वो क्या हो जाता है, प्रवर्तित। देखिए यहाँ भी चित्र में दिया गया है, जब कभी सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, तो कहीं कहीं पे देखिए यहाँ पे उधर जा रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है, अधिकांश प्रकाश वापस सूर्य की तरफ चली जाती है और नीचे बहुत कम आती है। नीचे आती है लेकिन ऊपर भी ऐसे चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है ना। तो देखिए इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ऊपर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती है। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख कर रोक लेती है, इससे पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। क्या करता है, जो आपका वायुमंडल होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे जो आपका वायुमंडल है, है ना, जब वो प्रकाश वापस जाते हैं यहाँ से बढ़कर कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे वायुमंडल इसको रोक लेती है, सोख लेती है, और इसमें क्या करता है, इसको पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। वायुमंडल पृथ्वी में ही रहने देती है, तो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, जब यहाँ पे आपका वायुमंडल है ना, जब यहाँ पे आपका वायुमंडल यहाँ से जाने वाले प्रकाश को यहाँ पे रोक देता है, यहाँ पे प्रकाश पूरी तरह से जमा हो जाता है। तो इससे क्या, यहाँ पे पूरा प्रकाश जमा हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो पृथ्वी है पूरा गर्म हो जाता है। आपकी जो पृथ्वी कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। इसके कारण किसके कारण, तो ये है जो आपका वायुमंडल है वो प्रकाश को जाने से रोक देती है और पृथ्वी के अंदर ही रहता है। इसलिए आपको पृथ्वी की सतह यानी कि ऊपरी सतह पूर्ण रूप से गर्म हो जाती है। ऐसे में इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसी ही कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि गैसों को रोकना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो आपका अगर पूछ दिया जाए तो क्या कहना है, ग्रीन हाउस का जो प्रश्न आएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो देखिए कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ही क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा, है ना, अवरक्त किरणों को रोकना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यदि यह घटना नहीं होती, देखिए यदि ग्रीन हाउस गैसें, है ना, अवरक्त किरणों को नहीं रोकती और वायुमंडल आपका क्या करता, पृथ्वी से वापस जाने वाले प्रकाश को नहीं रोकता, तो क्या होता, यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में अधिक ठंडी होती और संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता, है ना। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव भी हमारे पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता क्या है, इसके अंतर्गत यहाँ पे आपका प्रकाश को ऊपर जाने से रोकता है। जैसे कि ये आपका पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से आता है, तो क्या कहते हैं, पृथ्वी अधिकांश भाग को ऊपर की तरफ भेज देता है। तो यहाँ पे वायुमंडल क्या करता है, ये वायुमंडल जो है उसको रोक देता है, और जैसे ही रोक देता है तो प्रकाश रुकने के कारण आपका पृथ्वी हमेशा गर्म रहता है और आधा भाग उसका ठंडा भी रहता है। और यदि यहाँ पे प्रकाश नहीं रुकता तो आपका पृथ्वी क्या हो जाता है जी, ये पृथ्वी है आपका जो है पूर्ण रूप से ठंडा रहता, और यहाँ पे अगर ठंडा रहता तो क्या होता है, जीवन संभव नहीं हो पाता। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है तभी हमारा जीवन संभव है, वो भी हमारे जीवन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
अब आप बताएं कि यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है, पृथ्वी आपका गर्म रहता है, और वैसे ही यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा और बढ़ जाए तो पृथ्वी और अधिक गर्म हो जाएगी, है ना। तो वायु प्रदूषण को रोकना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पृथ्वी का तापमान और बढ़ते जाता है, और यदि पृथ्वी का तापमान और बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और पृथ्वी का अंत भी हो सकता है, और सारा जनजीवन क्या हो सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ये है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे क्या है, हमको फ़ायदा भी होता है, लेकिन यदि वायु प्रदूषण हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। चलिए आज हम अब और आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव यहाँ पे चित्र में दिया गया है। देखिए ग्रीन हाउस कैसे बनाते हैं या पौधा घर कैसे बनाते हैं। ठंडे प्रदेशों में, है ना, पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर में या कमरे में रखा जाता है। पौधों को कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा प्रवर्तित अवरक्त किरणों को बाहर नहीं जाने देती, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के ये कमरे, है ना, या घर ही पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ग्रीन हाउस बनाया गया है चित्र में, ये आपका कांच का घर है। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो ऊपर में कांच लगा है और ये नीचे तरफ भी कांच लगा है, कांच का दरवाज़ा लगा है, और अंदर में क्या बंद है, तो पौधे बंद है ना, फूल या सभी प्रकार के पौधे के रख सकते हैं, है ना। ऐसे देश जहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, जैसे कि आपका टुंड्रा प्रदेश हो गया, है ना, ये आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, ऐसा देश है। तो इन देशों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से वहाँ पे जो पौधा होता है उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, उष्मा चाहिए होता है, यानी कि गर्मी चाहिए होती है, गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। तो पौधों को जीवित रखने के लिए ही कांच का घर बनाते हैं, और कांच के घर में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है, और इसमें सूर्य का प्रकाश आता है ना। तो सूर्य का प्रकाश आता है और इसके अंदर चला जाता है ना, इसके अंदर। और हमारे पृथ्वी में क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो वापस ऊपर तरफ चला जाता है। लेकिन इस पौधा घर में क्या होगा, कांच के घर में सूर्य का प्रकाश आएगा तो ज़रूर, लेकिन जो प्रवर्तित प्रकाश होगी उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो कांच की प्लेट लगी है ना, ये उसको बाहर नहीं जाने देती, है ना, बाहर नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है, आपका अंदर में ही गर्म वातावरण रहता है और पौधे उस गर्म वातावरण में जी जाते हैं और जीवित रहते हैं ठंडे प्रदेशों में भी। तो ये होता है पौधा घर का महत्व, पौधा घर के फायदे। पौधा घर बनाने से क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में भी पौधों को गर्म वातावरण में रखकर जीवित किया जा सकता है, जीवित रखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका पौधा घर, ग्रीन हाउस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा क्या है, वायु में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं, है ना। जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इनके ऑक्साइड क्या होते रहते हैं, वायुमंडल में जाके वायु में मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ये ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय कर देते हैं या बना देते हैं। इसे अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश भी कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। देखिए होता क्या है ना, जब भी आपका मान के चलो ये डिब्बा के अंतर्गत आपका वायुमंडल दिया गया है ना, ये आपका वायुमंडल है और इसमें पूर्ण रूप से वायु है, ये सभी वायु है ना। और यहाँ पे अनावश्यक कारणों से क्या होता है, नाइट्रोजन, है ना, और सल्फर के ऑक्साइड यहाँ पे दिन रात मिलते रहते हैं। ये हो गया आपका सल्फर के ऑक्साइड, और ये सब इनसे मिलते रहते हैं। लेकिन है ना, अब जैसे जैसे ये मिलते रहते हैं उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे आपका वर्षा होती है ना। जैसे वर्षा होती है तो यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं, है ना, और इनको मिलकर जल में मिलकर क्या कर देते हैं, अधिक अम्लीय बना देते हैं। यानी कि वह जो जल होता है वह सामान्य होता है, उसको क्या कर देता है, अधिक सारा बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्लीय बना देता है। इससे क्या होता है, जब वह वर्षा होती है तो उसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं, या तो तेजाबी बारिश भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो आपका होता है यहाँ पे दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है,
उसके बाद होता है आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 अम्ल होते हैं वर्षा के जल में, एक तो हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल और होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। और देखिए अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उत्तरदायी गैसें हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है अम्ल वर्षा होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अम्ल वर्षा के प्रभाव, अब अम्ल वर्षा से क्या प्रभाव होता है। अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही अम्ल वर्षा होता है तो क्या होता है, जैसे ही अम्ल कहाँ पे पड़ता है, पौधों पर, तो पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी और जंगल को भी क्या पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित होता है, क्योंकि जल में जाके अम्ल वर्षा मिल जाता है और वहाँ के जल को नुकसान पहुंचाती है, जिससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है। और अम्ल वर्षा से क्या हो रहा है, मछलियों की जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, वे नष्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और आपका जो अम्ल वर्षा है वह हमारे लिए यानी कि मनुष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया कर क्षरण करती है, जैसे आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण, है ना। अम्ल वर्षा क्या करता है, भवन हो गया, घर हो गया, विशेषकर जो पत्थर से बना होता है या संगमरमर पत्थर से बना होता है, वैसे भवनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे आगरा का ताजमहल आप देखना, उसका जो रंग है या चमकीलापन है वह हर साल कम होते जा रहा है। किसके कारण, तो अम्ल वर्षा के कारण ही उसका जो क्या होते जा रहा है, चमकीलापन है वह धीरे धीरे कम होते जा रहा है आगरा के ताजमहल का। चलिए अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब। आपने देखा होगा जब गाड़ी के ट्यूब में हवा भरी जाती है तो ट्यूब फूल जाती है, ऐसा क्यों, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। साइकिल पंप, साइकिल ट्यूब और गुब्बारा। सर्वप्रथम साइकिल की सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारे में हवा भरिए। अब आप देखेंगे कि गुब्बारा तथा साइकिल ट्यूब दोनों ही फूल गए हैं। क्या होगा, जब भी आप गुब्बारे और साइकिल के ट्यूब में हवा भरेंगे दोनों ही फूल जाएंगे। इसका क्या कारण है, वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म कण गुब्बारे और साइकिल के ट्यूब के दीवारों से टकराकर उन पर दबाव डालते हैं, जिससे उनकी भीतरी दीवार पर पड़ने वाले वायु दबाव के कारण वे फूल जाते हैं। अब देखिए फूलते कैसे हैं, तो मान के चलिए ये आपका गुब्बारा हो गया या क्या हो गया, आपका टायर हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, टायर हो गया, है ना, ये आपका हो गया टायर। अब हम भरते हैं यहाँ से हवा भरते हैं, तो हवा किस में जाता है, इसमें जाता है ना। ये आपका पहला दीवार है और ये आपका दूसरा दीवार है ना। ये आपका पहला दीवार और ये दूसरा दीवार। तो इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे हवा आते जाता है, तो यहाँ पे जो हवा में क्या होते हैं, कण होते हैं। तो वे कण क्या करते हैं, इस दीवार से इस दीवार में टकराते हैं, यहाँ से वहाँ टकराते हैं। और यहाँ से वहाँ टकराने के कारण ही क्या होता है, जो कण टकराते हैं, तो कणों के टकराने के कारण, जैसे कि एक कण यहाँ से टकराया, एक कण यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे करके चारों दिशा में क्या होते हैं, टकराते हैं कण हवा के। और टकराने के कारण ही उस पर दबाव बनता है, और दाब के कारण ही क्या हो जाता है, हवा भरने से जो ट्यूब है या गुब्बारा है वे सब कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये होता है फूलने का कारण, जिससे उनकी भीतरी दीवार पर पड़ने वाला वायु दाब के कारण वे फूल जाती है। इस तरह उतनी ही जगह में और वायु भर दी जाती है तो वह भी दाब डालती है। इस प्रकार हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो ये हो गया वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है, हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण भी दाब बदल जाता है। उपरोक्त ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है, जिससे वायुमंडलीय दाब में भी कमी हो जाती है। और जैसे आप क्या करोगे, पृथ्वी से ऊपर जाते जाओगे तो वहाँ पे वायु का जो घनत्व है ना, मतलब वायु की मात्रा कम होते जाएगा, तो वहाँ वायु दाब में भी कमी आ जाती है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव। अब देखिए वायुमंडलीय दाब से क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमारे शरीर पर वायुमंडल अत्यधिक दाब डालता है। क्या करता है, वायुमंडल अत्यधिक दाब डालता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह दाब बहुत अधिक हो जाता है तब हम पिचक क्यों नहीं जाते, है ना।
हमारा और अन्य जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आप जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है, ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। जिनमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर से दाब आरोपित करते हैं। कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्यों नहीं पिचकते। जब भी तेज हवा चलती है तो हम क्यों नहीं पिचकते? तो देखिए, ये हमारा शरीर है और ये आपका वायुमंडल है। तो देखिए, आपका शरीर के कोशिका में क्या भरा है जी? यहाँ पे ऐसे तरल पदार्थ भरे होते हैं, ये दाब डालते हैं, और जैसे ही हवा का दाब आता है तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बराबर होने के कारण क्या होता है? हमारा शरीर नहीं पिचकता और हम सीधे साधे खड़े रहते हैं, हवा में भी और वायुमंडल दाब में भी। क्या होता है? नहीं पिचकने का कारण कोशिकाओं में तरल पदार्थ भरा होता है जो वायुमंडल के दाब से लड़ता है और ये भी दाब डालता है, तो ये दोनों दाब बराबर हो जाता है, और बराबर होने के कारण ही हम स्वस्थ रहते हैं, हम पिचकते नहीं हैं वायुमंडल के दाब पर भी। चलिए अब हम देखते हैं इसको। क्रियाकलाप को मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है? ये क्रियाकलाप आप छोड़ दिए रहिए। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब का मापन। तो वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए 1643 में टॉरिसेली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पारत बैरोमीटर और दूसरा होता है एनीरायड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मापन 1.013 गुना 10⁵ पास्कल या न्यूटन मीटर की घात 2 या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब की तुल्य होता है ना? जब आपको वायुमंडलीय दाब का मापन के लिए एक यंत्र बनाया गया था, किसने? टॉरिसेली ने एक यंत्र बनाया। और कब बनाया था? सन 1643 में बनाया था, वायुमंडल के दाब को मापने के लिए कि यहाँ पे वायु का दबाव कितना है, इस जगह पर वायु का दबाव कितना है, इन सबको मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अब देखिए, ये क्रियाकलाप भी आप, इस क्रियाकलाप को मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया आपने हमने सीखा, ये हो गया। चलिए मैं आपको ये क्रियाकलाप बता देता हूँ क्योंकि ये आखिरी क्रियाकलाप है ना? तो ये क्रियाकलाप हम देख लेते हैं। क्या द्रव सामान्य गहराई पर भी समान दाब डालते हैं? अब देखिए, द्रव का दाब, द्रव कितना कितना दबाव डालता है। द्रव यानी कि तरल पदार्थ है या पानी हो सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? प्लास्टिक की एक खाली बोतल या टीन का डिब्बा और पानी। बोतल या डिब्बे के पेंदे में थोड़ा से ऊपर चित्र के अनुसार दर्शाए अनुसार चारों ओर समान ऊंचाई पर कील की सहायता से एक एक छेद कर दीजिए, है ना? आपके पास एक बोतल है प्लास्टिक की, उसमें थोड़ा से ऊंचे जगह पर उसके चारों, है ना, कहा जाए तो चारों तरफ, यानी कि जैसी बोतल आपका गोल होता है तो चारों तरफ समान ऊंचाई में, यानी कि सीधे सीधे में क्या कर देना है? आपको छेद कर देना है, 4 छेद। अब बोतल को पानी से भर दीजिए। क्या सभी छेदों से निकलता पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है ना? तो क्या होता है, यदि हम बराबर में रखेंगे तो सभी पानी, जितने छेद होंगे तो चारों छेदों से बराबर पानी गिरेगा और समान दूरी पर ही गिरेगा। थोड़ा सा दूर दूर में तो, है ना, तो समान दूरी पर गिरेगा। तो इससे पता चलता है कि द्रव भी क्या करता है? दाब बनाता है, और दाब के कारण ही वे थोड़े से समान गहराई पर भी समान दाब डालते हैं। ये हो गया। देखिए, यहाँ पे चित्र में दिया गया है, यहाँ पे आपको 4 छेद करना है और यहाँ पे पानी भरना है, और यहाँ से जो आपका निकलेगा क्या है ना, पानी निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे सभी चारों समान रूप से गिर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा है ना कोई पीछे नहीं हटा है, सभी यहाँ पे बिल्कुल समान दूरी से गिर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि द्रव भी समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ठीक है, ये तो आज का क्लास है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमने सीखा दिया है, ये आपका पाठ खत्म होता है। तो इसका आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, है ना। इसका प्रश्न उत्तर इसके बाद हम लिखना चालू करेंगे कल से। इसका जो प्रश्न उत्तर है अध्याय 3 वायु का, हम क्वेश्चन आंसर लिखना चालू करेंगे कल से।